नमस्कार दोस्तों। 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। बड़े स्टेट्स हैं। इन चुनावों पर सभी की नज़रें हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लोग लेकर तो बहुत सारा क्रेज है और अब जिस समय की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय चर्चा है कि सौरभ गांगुली बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं पहले भी कई बार उड़ी हैं। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बस इतना पता लगा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की है। बहरहाल स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों की तारीखों को लेकर रोज़ नई खबरें उड़ती हैं, रोज़ चर्चाएं होती हैं, सामने नई नई तरह की न्यूज़ आती हैं और सारे जितने भी दल हैं वो ये आकलन करते रहते हैं कि पश्चिम बंगाल में शायद चुनाव जल्द करा लिए जाएं। बीजेपी को लग रहा है कि वहाँ पर उसके समर्थन में अच्छा खासा माहौल बन रहा है। ममता बनर्जी की सरकार पर दबाव बनाने में वो सफल रहे हैं। बहुत से लोग टीएमसी में छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर सारी स्थिति ये बन रही है कि माहौल ये है कि शायद समय से पहले वहाँ चुनाव कराया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पहले चर्चा आई थी कि शायद राष्ट्रपति शासन के चुनाव में राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी चुनाव कराएगी वहाँ पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो फ़िलहाल स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है वहाँ पर, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अप्रैल मई से पहले वहाँ चुनाव हो पाना संभव नहीं होगा। और जो पुराना इतिहास है वो साफ बता रहा है कि वहाँ पर अप्रैल मई में ही चुनाव होते रहे हैं। इन सभी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन सभी स्टेट्स में सरकारें 2016 में मई और जून में बनी थी। यानी कि 2016 में जब चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी, इन सभी में अप्रैल मई में चुनाव हुए थे और मई जून में यहाँ की सरकारें बन गई थी। असम में 24 मई को सरकार बन गई थी 2016 में, और केरल में 25 मई को, पुडुचेरी में 3 जून को, तमिलनाडु में 23 मई को और पश्चिम बंगाल में 27 मई को। तो इस हिसाब से मई जून से पहले तो यहाँ चुनाव कराना अगर सरकार चाहेगी तो वो अतार्किक ही होगा। जैसे कि असम का जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 23 मई को ख़त्म होगा, केरल की विधानसभा का 24 मई को, और पुडुचेरी की तो 4 जून को ख़त्म होगा, तमिलनाडु में 22 मई को ख़त्म होगा, पश्चिम बंगाल में 26 मई को ख़त्म होगा। तो अब इतना 4-5 महीने पहले चुनाव कराए जाने का तुक मेरी समझ से तो बाहर है। बहरहाल अलग अलग इन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो इन स्टेट्स में जो चुनाव का जो शेड्यूल है उसे लेकर काफ़ी खबरें हैं कि चुनाव कितने शेड्यूल में हो गए, कितने चरण में कराए जाएंगे। जैसे कि पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में हुए थे और इसके अलावा असम में 2 चरणों में हुए थे, बाकी सब में एक ही चरण में हुआ था। और चूँकि असम और पश्चिम बंगाल में हिंसा की आशंका रहती है हर बार, तो इसीलिए वहाँ ज़्यादा फेजेज़ में चुनाव कराए जाते हैं। इस बार विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 7 फेज में चुनाव ना कराया जाए, क्योंकि 7 फेज में अगर वो चुनाव कराते हैं बीजेपी वहाँ पर, तो विपक्षी दलों का ये मानना है कि उसका लाभ बीजेपी को मिल जाता है। उनके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके जैसे कैंपेनर हैं और ये ज़्यादा चुनाव रैलियां कर पाते हैं और जहां भी चुनाव रैलियां करते हैं वहां माहौल को बीजेपी के फेवर में कर देते हैं। तो पार्टी ये चाहती हैं, विपक्षी पार्टियां सारी, कि पश्चिम बंगाल में इस बार 7 फेज़ में के बजाय 3-4 फेज़ में चुनाव निपटाया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की ही मैं सबसे पहले बात करूं तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले यहाँ पर 7 फेज में चुनाव हुए थे यहाँ 2016 में। 4, 11, 17, 21, 25 और 30 अप्रैल की डेट थी और 3 मई को अंतिम फेज का चुनाव हुआ था। और यहाँ पर थर्ड फेज में 79%, दूसरे फेज में भी 79% मतदान हुआ था और इस तरीके से यहाँ भारी मतदान देखने को मिला था। और जो भी चुनाव के नतीजे आए थे दोस्तों वो भी अप्रत्याशित थे। हालांकि 2011 में भी यहाँ ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा इनकी सत्ता में वापसी जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल बता रहे थे उनके हिसाब से मुश्किल लग रही थी। केवल इंडिया टुडे ने ममता बनर्जी को 243 सीटें दी थी
और टुडे चाणक्य ने 210 सीटें दी थी। बाकी सब क्लियर मेजोरिटी ममता बनर्जी को नहीं दे रहे थे। यहाँ पर 294 कुल विधायक होते हैं और 145-46 के करीब सीटों की ज़रूरत होती है यहाँ पर बहुमत बनाने के लिए सरकार को। तो इस लिहाज से पश्चिम बंगाल में पिछली बार अप्रत्याशित से ही नतीजे सामने आए थे। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में भी नतीजे थोड़े से दिलचस्प रहे थे। यहाँ 16 मई 2016 को मतदान हुआ था, रिजल्ट 19 मई 2016 को आया था और यहाँ पर 74.26% मतदान हुआ था। और ख़ास बात यह है कि जिस दिन यहाँ मतदान हो रहा था यानी कि 16 मई को, उस दिन यहाँ कई इलाकों में भारी बारिश हुई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर भारी संख्या में लोगों ने वोटिंग की थी और वोटिंग के नतीजे बड़े चौंकाने वाले थे। जितने भी ओपिनियन पोल थे वो सब ये कह रहे थे, एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि यहाँ पर डीएमके और कांग्रेस की सरकार बनेगी और सब 124 से 140 तक के करीब इस सीटें दे रहे थे डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को। लेकिन एआईएडीएमके की सरकार बनी, क्लियर सरकार बनी और केवल सी वोटर का सर्वे जो था उसने 139 सीटें दी थी यहाँ पर एआईएडीएमके को। इसी प्रकार पुडुचेरी की अगर मैं बात करूँ, पुडुचेरी बहुत छोटा स्टेट है और पुडुचेरी में केवल 30 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन की सरकार है वहाँ पर तमिलनाडु से मिलता हुआ इलाका है, तमिलनाडु का ही इन्फ्लुएंस वहाँ पर रहता है। तो कांग्रेस ने और डीएमके ने अपना गठबंधन यहाँ भी बरकरार रखा था। और पुडुचेरी में जो स्थिति बनी थी दोस्तों, पुडुचेरी में 16 मई 2016 को मतदान हुआ था और यहाँ पर बहुमत के लिए केवल 16 सीटों की ज़रूरत होती है। 84% मतदान हुआ था, हैवी पोलिंग हुआ था। 19 मई को परिणाम आए थे और कांग्रेस ने जो कि 21 सीटों पर लड़ी थी 15 सीटें हासिल की थी और उनके जो सहयोगी दल था डीएमके 9 सीटों पर लड़ी थी तो उन्हें 2 सीटें मिली थी, यानी कि 15 और 2 17। तो इस तरह से वो बहुमत की सरकार बनाने में एक सीट से सफल रहे थे। इसके अलावा केरल की अगर बात करूं तो केरल में जो चुनाव हुए थे, केरल की चुनाव हुए थे 16 मई 2016 को मतदान हुआ था वहाँ पर, 19 मई को रिजल्ट आया था और 77.53% वोटिंग हुआ था, यानी कि हैवी वोटिंग हुआ था। कांग्रेस की ओमन चांडी वाली सरकार बाहर गई थी और सीपीआईएम की जो सरकार थी लेफ़्ट फ्रंट वाली एलडीएफ वाली, उसकी ओर से पी विजयन बने थे चीफ मिनिस्टर केरल में। और असम की अगर बात करूं तो असम में 2 फेज में मतदान हुआ था, 4 और 11 अप्रैल 2016 को। 19 मई को नतीजे आए थे और 84.72% मतदान हुआ था, यानी कि यहाँ भी हैवी पोलिंग था और ये असम के इतिहास का आज तक का सबसे हैवी पोलिंग माना जाता है। यानी कि बीजेपी के समर्थन में यहाँ ज़बरदस्त मतदान हुआ था और एक बदलाव की जो हवा थी वो चली थी और कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई थी गोगोई वाली। तो असम के बारे में भी कुछ ऐसा एक ओपिनियन लोगों की बन रही थी कि यहाँ पर जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे वो कोई भी किसी भी सरकार को बहुमत नहीं दे रहे थे। कांग्रेस व बीजेपी से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दे रहे थे। यहाँ पर जो टोटल सीटें हैं असम में 126 हैं और यहाँ पर 64 सीटों की दरकार होती है बहुमत के लिए, लेकिन किसी को भी 53, 54, 55 के बीच में सीटें मिल नहीं रही थी। इससे कम सीटें ही सारे ओपिनियन पोल दे रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनाई और वो सरकार अब तक चल रही है। असम के बारे में उनकी कोशिश है कि यहाँ पर इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं और किसी भी सहयोग की उन्हें ज़रूरत पड़े ही नहीं। ये प्रयास इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम कर रही है। जहाँ तक इन सब स्टेट्स में तारीखों का सवाल है तो 2016 में जब चुनाव हुए थे तो 4 मार्च 2016 को तारीखों का ऐलान किया था चुनाव आयोग ने, और आपको पता ही है कि ये सबके नतीजे ज़्यादातर के मई जून में आए थे। तो इस लिहाज से मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर समय से पहले इन स्टेट्स में किसी में भी चुनाव होगा। फिर इस बार पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, हो सकता है कि इस बार बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियां भी ऐसी हों, थोड़ा लेट होंगे, तो उसकी वजह से भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि अप्रैल के लास्ट से पहले यहाँ चुनाव होंगे। और तिथियों का ऐलान अगर 2011 की बात करूँ, इससे 5 साल पहले और 10 साल पहले चले जाएँ
तो 2011 में 1 मार्च को डेट्स डिक्लेयर हुई थी। तो यानी कि मार्च महीने के पहले वीक में तारीखें ऐलान होती रही हैं इन 5 स्टेट्स के चुनावों की, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी की। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि उससे पहले चुनाव की तिथियों का ऐलान होना बड़ा मुश्किल है। फ़िलहाल फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, देखते हैं क्या होता है, कब चुनाव आयोग तिथियों का ऐलान करता है। लेकिन इतना तय है कि अप्रैल मई में ही यहाँ चुनाव होंगे। उससे पहले चुनाव के आसार ना मुझे पश्चिम बंगाल में नज़र आ रहे हैं, न किसी और स्टेट में नज़र आ रहे हैं। इस बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।